हाँ तो भी नमस्कार, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना। क्या सर? थार डेजर्ट आपको दिख रहा होगा, बड़ा ही प्यारा। यहाँ पर एक ऊंट का चित्र मैंने लगा दिया है, कैमल, है ना। कैमल, कैमल सफारी जानते हो आप? हाँ, राजस्थान का ये क्या है, राजकीय पशु भी माना जाता है। राजकीय पशु, हाँ, पशुधन श्रेणी में, ठीक बात है। और चिंकारा वैसे है ही वन्यजीव श्रेणी में। तो ध्यान देना, ऊंट क्या है, ऊंट हमारा। हाँ, देखो ऊंटों में बहुत बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। तो इस वजह से क्या है कि आपका, ये थोड़ा सा देखना, एक बार रुक गया। चलो भी, चलो आगे बढ़े। पेज क्रिएट कर लेता हूँ, एक बार रुको भी। एक बार रुको, छोटी सी क्लास होगी और छोटी सी क्लास में बहुत बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है सर। थार डेजर्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं? थार डेजर्ट में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, ध्यान देना। थार डेजर्ट जो है, इसमें पढ़ेंगे हम बालू का स्तूप। क्या पढ़ेंगे? बालू का स्तूप पढ़ाऊंगा आपको। बालू का स्तूप पढ़ाऊंगा। बालू का स्तूप को जानते हो? बालू का स्तूप वो होते हैं जो रेत के टीले, जो रेत के टीले होते हैं। इसके कई नाम होते हैं, इसके कई नाम होते हैं। इनको रेत के टीले भी कहा जाता है, टीले, टिल्ले भी कहते हैं इनको। इनको टिब्बे भी कहते हैं, टिब्बे। हमारी साइड में इनको टिब्बे भी कहते हैं, हो सकता है आपकी साइड में भी कहते हो टिब्बे। हाँ, टिब्बा। उसके बाद में ध्यान देना, इनको और नाम भी बोलते हैं, दोरे। क्या? दोरे। दोरे साहित्य भाषा में कहते हैं इनको, दरियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दरियन। दरियन इनको स्पेशल जैसलमेर साइड में कहा जाता है। जैसलमेर साइड में क्या कहते हैं इनको? दरियन कहते हैं। और दोरे विद्यार्थियों, दोरे ध्यान देना, दोरे नाम सुना होगा। धरती दोरारी, धरती दोरारी कन्हैयालाल सेठिया, 1919 में जन्म हुआ था सुजानगढ़ चूरू में। कन्हैयालाल सेठिया, धरती दोरारी, जमींद्र धनी कुणे, कुकू मिंजरे, कुकू मिंजरे, पाथल पिथले, बहुत बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है कन्हैयालाल सेठिया। ध्यान देना, टिल्ले, टिब्बे, टिब्बे भी कहते हैं, दोरे भी कहते हैं, दरियन भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बालू का स्तूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू का स्तूप भी कहते हैं। बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है? तो ध्यान देना, मिट्टी का अपर्दन पवन के द्वारा क्या होता है, हवा के द्वारा क्या होता है, मिट्टी का अपर्दन होता है, फिर निक्षेपण होता है। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। फिर क्या बनते हैं? बालू का स्तूप बनते हैं। क्या बनते हैं? बालू का स्तूप बनते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक बात, आगे बताओ। हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आज आज हम बात करेंगे बालू का स्तूप के प्रकार। क्या करेंगे? बालू का स्तूप के प्रकार पढ़ेंगे, जहां से बहुत बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? गौर से सुनना, गौर से सुनना। देखो, क्लास को छोड़ के मत जाना, बहुत कुछ मिस कर जाओगे। क्लास को छोड़ के मत जाना, सारी चीज आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। पढ़ेंगे हम बालू का स्तूप के प्रकार। सबसे पहले ध्यान देना, कौन सा पढ़ेंगे? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य मेरा फेवरेट बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो मैं सबसे पहले इसी को पढ़ाना शुरू करता हूं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना। सबसे पहले आपसे पूछता है कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण कैसे होता है। जैसे हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, जो हवा के समकोण चलने पर बनते हैं। ध्यान देना, 90 डिग्री एंगल पर बनते हैं। और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? तो ध्यान देना, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो है वो हवा के समानांतर, यानी पैरेलल, हवा के समानांतर चलने से बनते हैं। तो मैं लिखता हूं हवा के समानांतर, शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा हवा के समानांतर, क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी नहीं करनी है हमें। हवा के समानांतर चलने से बनते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद में सर क्या पूछता है वो, उसके बाद में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो है हवा के समानांतर ऐसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये हवा चल रही है, ये हवा आपकी चल रही है, थोड़ा सा बना के बता देता हूं। ये हवा आपकी चल रही है और हवा के समानांतर बनते हैं, ऐसे समानांतर बनते हैं, समानांतर बनते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको प्यारे विद्यार्थियों कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से तो ध्यान देना, मेरे पास एक तरीका और भी है, मेरे पास है एक तरीका और भी है। वो क्या है सर? देखो आपको बताता हूं मैं। अब मैं बड़ो आदमी रह गया, एक मिनट को। फाइल यहाँ पे क्या सर, सी में है क्या वो इमेज? ये रही, ठीक है। एक मिनट को भी, आपके सामने आ गया है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पढ़ेंगे, समानांतर पढ़ेंगे। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देखो फोटो ले थरका फोटो किन गयो अच्छी कहो यो। हाँ ठीक है, देख लो, ये तो दिखाऊंगा, इतना दिखाऊंगी, लिखो भी तो। देखो ये क्या है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ये हवा चल रही है, ये आपकी क्या चल रही है, हवा, यानी विंड चल रही है, हवा चल रही है। ये देखो, ये हवा चल रही है, हवा के समानांतर बनते हैं। ये देखो ये बन गया, ये देखो ये बन गया। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, क्या इनका पूछता है आपसे क्षेत्र। क्या पूछता है? क्षेत्र पूछता है। तो इसके उपनाम लिखता हूं पहले, अन्य नाम। इसको अन्य नाम किस नाम से भी जाना जाता है? तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों के अन्य नाम क्या है? ध्यान देना, हवा के समानांतर चलने से बनते हैं। इसका मतलब इनको रेखीय भी कहा जाता है। रेखीय को इंग्लिश में कहते हैं लाइनर। क्या कहते हैं? लाइनर। तो इनको कहते हैं रेखीय। रेखीय, ध्यान देना, ये रेखीय बालू का, ये नाम याद रखना, ये नाम याद रखना। इसी से सारी कहानी याद करवा दूंगा। रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। और ध्यान रखना क्या कहते हैं? रेखीय कहते हैं इनको लाइनर, इंग्लिश में कहते हैं लाइनर। क्या कहते हैं? लाइनर। और ध्यान देना, इसी को कहते हैं पवना अनुवर्ती। पवना अनुवर्ती, पवना अनुवर्ती, इसका मतलब होता है हवा के समानांतर, हवा के समानांतर चलने से बनते हैं। अब बात करते हैं इनके क्षेत्र की। आपसे एग्जाम में क्षेत्र पूछता है, वो क्षेत्र पूछता है, ध्यान देना।
अब अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को कैसे याद रखेंगे, मैं करवाता हूं याद, ध्यान देना। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अनुदैर्ध्य का जो है उसका रट्टा मारते हैं कि ये यहां पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं, फलौदी में पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं। फिर वो पढ़ते हैं अनुप्रस्थ, फिर वहां पर अनुप्रस्थ में पढ़ते हैं कि पुगल में पाए जाते हैं, पुगल बीकानेर में है, पुगल कहां पर है, बीकानेर में है। फिर बरखान पढ़ते हैं, बरखान भालेरी में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर मामला हो जाता है गोड़, क्यों जे गोड़, यानी मारली देसी भाषा में बात करा तो बादरा मिल जाए, बादरा मिल जाए, फिर समझ में कौन टाप रहा है। तो ध्यान देना, मैं आपको याद करवाता हूं, ध्यान देना। रेखीय बालू का स्तूप जो है, रेखीय बालू का स्तूप जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेखा, इस शब्द को अंडरलाइन करना और इसको अंडरलाइन करना, रेड क्लिफ रेखा के सहारे पाए जाते हैं, रेड क्लिफ रेखा के सहारे पाए जाते हैं। बस इतनी बात याद रखना, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप आपको परेशान नहीं करेगा। ध्यान देना, रेखा, रेखा याद रखनी है, एक रेखा ये याद रखो, एक रेखा आपको दूसरी याद रखनी है, एक रेखा आ याद रखनी है, एक रेखा आ याद रखनी है, यानी था ना दो रेखा याद रखनी है। कितनी आंखें, दो। हाँ, ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरी नजर का कसूर है, मुझे दो दो रेखा दिखती है, मुझे दो दो रेखा दिखती है, बस आपको दो दो रेखाएं देखनी है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देना, यहां पर क्या है, रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा, और यहां पर शब्द क्या है, रेखीय। तो ध्यान देना, रेखीय, रेखीय ये मिला लो, तो रेड क्लिप रेखा के ये सारे सारे पाए जाते हैं। तो सर रेड क्लिप रेखा के सारे सारे कौन से जिले हो सकते हैं, इधर आओ, इधर आओ मेरी तरफ, ये लो, ये मैंने आपको बना दिया छोटा सा राजस्थान। यहां पर ध्यान देना, ये रेड क्लिप रेखा है, लेकिन रेड क्लिप रेखा के सारे जिले नहीं लेने हैं। तो सर रेखीय, रेखीय में कितने अक्षर, तीन, एक दो तीन, बस तीन ही जिले ले लो। यहां पर बाड़मेर, यहां पर क्या है बाड़मेर, यहां पर है जैसलमेर, यहां पर है फलौदी, यहां पर है फलौदी, और फलौदी किससे अलग हुआ, जोधपुर। तो बापरे जोधपुर नहीं ले लो, जोधपुर नहीं ले लो। फिर देखो यहां पर कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, तो ध्यान देना, यहां पर क्षेत्र आ जाएगा, सबसे पहले लिखो बाड़मेर, क्या लिखो, बाड़मेर, ये लो बाड़मेर। जिंदगी का टंटा खत्म हो गया अनुदैर्ध्य का, बाद में याद नहीं करना पड़ेगा। जैसलमेर, ये हो गया जैसलमेर, ठीक बात है सर, ओके थैंक यू। उसके बाद में आगे बताओ, आगे लिख लो फलौदी, क्या लिख लो, फलौदी, फलौदी, ये लो, चल तो रही है क्लास से, हाँ ठीक है, फलौदी। उसके बाद में लिख दो जोधपुर, क्या लिख दो, जोधपुर, वेरी गुड, ये लो भाई, ये लो, ये आपके क्या लिख दिए मैंने, ये मैंने लिख दिए। अब याद कैसे रखना है, याद रखना, दो रेखा याद रखनी है, एक तो रेखीय। अब आप पता होना चाहिए कि रेखीय बालू का स्तूप कोई अनुदैर्ध्य कहा जाता है, हाँ ये तो पता होना चाहिए, ये तो याद करना ही पड़ेगा। ध्यान देना, रेखीय, रेखीय, रेखीय में कितने अक्षर, तीन, तो मैंने यहां से तीन ही जिले उठाए हैं, एक दो तीन, और एक जोधपुर लिख लो, एक जोधपुर लिख लो। हालांकि जोधपुर है वो रेड क्लिप रेखा पर नहीं है, ठीक बात है। उसके बाद में बात करते हैं, यहां पर रेखा आ गया, उसके बाद में बात करते हैं, एक चीज और बताता हूं, एक चीज और बताता हूं, क्या विद्यार्थियों, दो रेखीय बालू का स्तूपों के मध्य, मैंने क्या लिखा, दो रेखीय बालू का स्तूपों के मध्य, मध्य जो क्षेत्र होता है, दो बालू का स्तूपों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, जो भूमि होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान देना कि क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं सर, इसी को कहते हैं गासी, क्या कहते हैं, गासी, गासी। अब गासी को नहीं, आपने देसी भाषा में एक शब्द ओ यूज करा तू जमा गैसो है, गैसो को नहीं, गासी है, गासी, या फिर इसी को बोलते हैं कारवां, क्या बोलते हैं, कारवां मार्ग, क्या बोलते हैं, कारवां मार्ग। ये ध्यान रखना, कारवां मार्ग, ये जो कारवां मार्ग जो है, ये गासी जो है, ये किन बालू का स्तूपों के मध्य पाए जाते हैं, तो ध्यान देना, रेखीय, क्या रेखीय, रेखीय बोल दो, अनुदैर्ध्य बोल दो, लाइनर बोल दो, पवनानुवर्ती बोल दो, बात एक ही है, बात एक ही है। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सेट हो गया। आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट लो इसका, ओके आगे बढ़ेंगे, ठीक है भी, ठीक है, ओके थैंक यू। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या नंबर दो, नंबर दो की बात करेंगे, क्या, अनुप्रस्थ। ओहो बहुत बढ़िया है, अनुप्रस्थ देखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, वेरी गुड, मुझे पता है बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखिए क्या है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है, ये ध्यान रखना कैसे बनते हैं, ये हवा के समकोण पर बनते हैं, हवा के समकोण पर बनते हैं। ऐसे हवा चल रही है, सामने कोई अवरोध आ गया, मान लीजिए कोई पेड़ आ गया, कोई पेड़ आ गया, उसके सामने क्या है, मिट्टी का जमा होने लगता है, यानी राइट, ये क्या बनते हैं, समकोण पर बनते हैं, 90 डिग्री एंगल पर, यानी ये हवा के समकोण चलने पर बनते हैं, हवा के समकोण पर बनते हैं, हवा के, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, हवा के समकोण पर बनते हैं, बस ये तो याद रख लिया। सर कैसे, समझे नहीं, देखो समझा, के कौन थे, बहुत आसान है, देखो के कौन समझा, देखो जैसे मान लीजिए ये हवा आ रही है, गुरुजी आ रही है, ठीक बात है, एकदम स्पीड में हवा है, क्योंकि मरुस्थल में हवा चाला बहुत जोर की चाला भी, हवा हवा है, सागे सागे बैंक के उड़ेगी, रेता साथ में साथ क्या उड़ती है, रेता उड़ती है, ठीक है। अब हवा आ रही है, हवा विद्यार्थियों, अब सामने मान लीजिए कोई पेड़ आ गया, पेड़ तो आई जा,
मान लियो उपेड़ आ गया, ठीक है उपेड़ है, बढ़िया बात है। अब हवा के समकोण चलने पर सामने कोई अवरोध आ गया, अवरोध आने पर यहां पर क्या बनता है, बालू का स्तूप बन जाता है। अच्छा रेत को जमाव हो गया, अटके होगी रेत को जमा हो गया, इस प्रकार से 90 डिग्री एंगल पर बन जाते हैं, ये समकोण पर बनते हैं। इस प्रकार ध्यान रखना कि आपको पूछे कि 90 डिग्री या समकोण पर कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, तो कौन से बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है वो समकोण पर बनते हैं, समकोण पर बनते हैं, 90 डिग्री एंगल पर बनते हैं। अब ध्यान देना, एक चित्र भी दिखाता हूं आपको, एक चित्र भी दिखाता हूं, फाइल्स वही है क्या, ट्रांसरेफेस इंग्लिश में बोलेगे ना, ठीक है वही है ना। देखो भाई चित्र देख लो, डायग्राम मेरे को बनाई है, ये लो भाई ये लो, बस ये तो दिखाऊंगा, ये फिर पेड़ खत्म हो जा, ये नीचे दिखाते हैं, देखो अट दिखाओ, ये लो भाई क्या है सर, ये देखो ये आपका क्या है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। जैसे मान लीजिए हवा ऐसे चल रही है, ये हवा है, हवाई, ये हवा चल रही है इस प्रकार से, हवा चल रही है इस प्रकार से, तो फिर ये इसके सामने बन गए, क्या बन गए, इसके सामने, जस्ट सामने बनते हैं हवा के, तो हवा के एकदम एकदम क्या है 90 डिग्री एंगल पर बनते हैं कौन, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये तो इतनी बात होगी खत्म। अब हम बात करते हैं आगे, क्या सर, कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है इनके अन्य नाम क्या है, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को समकोणीय बालू का स्तूप भी बोला जाता है, समकोणीय बालू का स्तूप। ठीक है, एक बार इतना ही देखो। अब बात करते हैं क्या इनके क्षेत्र, बस एग्जाम में ये पूछता है आपसे, एक तो पूछता है परिभाषा, एक पूछता है क्षेत्र। परिभाषा दे देगा और कहेगा कि बताइए कौन सा बालू का स्तूप है, परिभाषा दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये कौन सा बालू का स्तूप है। तो ध्यान देना यहाँ पर ध्यान देना क्या सर, कि मैंने क्या लिखा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, मैं लिखता हूं बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग, ये लो टंटाइमेट दिया, बीकानेर संभाग याद रख लो, बीकानेर संभाग याद रख लो, 2 जिले एक्स्ट्रा वो याद करवा दूंगा। ध्यान देना बीकानेर संभाग, कभी भी पूछे कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, तो उत्तर आना चाहिए बीकानेर संभाग, उत्तर आना चाहिए बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले, तो ध्यान देना एक जिला लिखता हूं मैं, क्या बीकानेर संभाग में एक जिला है, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, यहाँ पर मैं लिखता हूं बीकानेर, बीकानेर खुद ही लिख देता हूं, ये लो, लेकिन बीकानेर नहीं लिखूंगा, बीकानेर में जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो लिखूंगा पुग्गल, पुग्गल बीकानेर, ये लो पुग्गल कहां पर, बीकानेर। ठीक है, वही प्रश्न आया एग्जाम में, वही प्रश्न आया, प्रश्न पूछता है आपसे कि बताइए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहां है, और क्षेत्र दे देगा आपको, क्षेत्र दे देगा, जैसे पुग्गल दे दिया ऑप्शन में, जैसे मोहनगढ़ दे दिया, जैसे मान लीजिए कुछ और क्षेत्र दे दिया, ठीक बात है। वैसे भालेरी, भालेरी कहां है, चूरू में, वो वहां पर क्या है, बरखान है, वहां पर क्या है, बरखान है। आगे बढ़ेंगे हम, पुग्गल, पुग्गल बीकानेर में, तो सर बीकानेर संभाग में तो और भी जिले हैं, बिल्कुल, कौन मना करता है, सुरतगढ़, सुरतगढ़ बहुत ही प्यारा दौरा है सुरतगढ़। यहाँ पर ये कहां पर है, ये श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। उसके बाद में आगे बढ़ो, उसके बाद में आगे बढ़ो, सरदार शहर, सरदार शहर वो तो मेरी होता ना, सरदार शहर, सरदार शहर चूरू, सरदार शहर केड़े चूरू, ठीक बात है गुरुजी। और बताओ, तो एक रह गया हनुमानगढ़, मार लो जिलो, राउतसर, राउतसर क्या गुरुजी, यहाँ क्या बोलो, क्योंकि हमारे क्षेत्र विशेष में नौर भादरा में यहाँ पर इसको राउतसर, रावतसर को राउतसरी बोला जाता है, शॉर्ट में बोलते हैं कि खड़ जागे राउतसर जागे हूं, राउतसर, ठीक है। तो इसका सही नाम क्या है, रावतसर, क्या है, रावतसर, रावतसर हनुमानगढ़, ये बीकानेर संभाग में पाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कौन से, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। दूसरी एक बात और करता हूं मैं, कि आपको एक चीज याद आ गई मुझे, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप आपको पूछ ले कि सर्वाधिक कहां है, तो सर्वाधिक जैसलमेर में, सर्वाधिक कहां है, जैसलमेर, ठीक बात, आगे बढ़ो, ये चांस की याद आ गया ना। देखो अब बात करते हैं क्या, बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में मैंने आपको जिले बता दिए, क्या सर, पुग्गल, पुग्गल याद रखना, बस मेरे कहने से पुग्गल याद रखना, पुग्गल पूछा जाता है एग्जाम में, सर पुग्गल को याद तो करवाओ, अरे करवा दूंगा ना, मैं हूं ना, मैं हूं, तब तक कोई चिंता नहीं है, मैं हूं ना। देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में एक कीवर्ड पकड़ो, अनुप्रस्थ में पै, अनुप्रस्थ में पै और पुग्गल में पै, काम हो गया अपना, पै से पुग्गल, पै से पुग्गल, बात खत्म, बात ही खत्म, टंटो मेट दियो। अब ध्यान रखना यहां पर 1-2 जिले और लिख दो, जोधपुर, क्योंकि जोधपुर में मिल जाते हैं, एक जिला लिख दो, जोधपुर के बाद में बालोतरा, बस ये 2 याद कर लो अलग, बाकी लिखो बीकानेर संभाग, बाकी क्या लिखो, बीकानेर संभाग। समझ में आ गया मामला, अरे मामला समझ में आ रहा है, बहुत जबरदस्त क्लास हो रही है, शेयर कर दो क्लास को शेयर कर दो प्यारे विद्यार्थियों, और भी बेहतरीन तरीके से याद करवा दूंगा। अब सर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या, जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको बरखान, ठीक बात है सर, बरखान पढ़ाओगे, उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा तारा स्तूप, क्या पढ़ाऊंगा, तारा स्तूप, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्ब काफिज, फिर मैं पढ़ाऊंगा नेब खा, क्या, फिर मैं पढ़ाऊंगा अवरोधी बालू का स्तूप, फिर मैं पढ़ाऊंगा नेटवर्क बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप जब पढ़ेंगे तो जब इनके जिले आएंगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, यानी देशी भाषा में कहा रोड़गी गिदोड़ हो जाएगी, ठीक बात। अब बात करते हैं सर बीकानेर संभाग, तो बता दिया हमने, आपने बताया अभी तक तो हमें याद है, लेकिन पेपर में याद नहीं होगा,
पेपर में याद करवाने के लिए आप सही जगह आ गए हो, पेपर में याद मैं करवाऊंगा। देखो जब भी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आए उसमें बीकानेर संभाग कैसे याद आए आपको, इसका तोड़ मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। बीकानेर संभाग याद रखो, बीकानेर, बीकानेर में एक महाराजा थे, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह, जो उस्ता कला का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का माना जाता है। बीकानेर के ये राजा थे महाराजा अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह के समय बीकानेर में उस्ता कला का स्वर्ण काल किसका समय माना जाता है, अनूप सिंह, किसका है, अनूप सिंह। क्लियर, उस्ता कला जानते हो, उस्ता कला जानते हो ना, हाँ, मरे हुए ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना, कलाकारी करना उस्ता कला कहलाता है। हम हमीमुद्दीन उस्ता जानते हो ना, हिमामुद्दीन उस्ता, हिमामुद्दीन उस्ता, ठीक बात है सर, आगे बताओ। अब बात करते हैं सर, क्या ये आपने क्यों लिखा है, देखो महाराजा अनूप सिंह कहां के थे, बीकानेर के, बीकानेर के, इससे हमें याद हो गया बीकानेर संभाग। अब देखो अनूप, बस ये कीवर्ड पकड़ लो, ये कीवर्ड पकड़ लो, अनूप, यहां भी अनूप लिखा हुआ है, अनूप, ये लो, बस खत्म, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, अनुप्रस्थ, ये लो अनूप, ये लो अनूप, अनूप, तो अनूप सिंह कहां के राजा थे, बीकानेर, तो क्या याद आएगा, बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग याद आती, क्या याद आएगा, बीकानेर खुद, बीकानेर में कौन है, पुगड़ है, गंगानगर में कौन है, सूरतगढ़ है, और चूरू में कौन है, सरदार शहर है, और हनुमानगढ़ में कौन है, रावतसर है, खत्म बात। जोधपुर, बालोतरा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना, बाकी की याद कौन रखना, समझ में आ गई बात है। कितनों जबरदस्त पढ़ाए हुए मैं थाने, कितनों जबरदस्त पढ़ाए हुए, बहुत ही शानदार, बहुत गजब, बहुत ही गजब, ठीक है। क्लास को लाइक शेयर करें, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरे राजस्थान में फैला दो क्लास को, ठीक बात। स्क्रीनशॉट लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी करो। ओके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कितना पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, चलो भी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, टाइम की कमी है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं, ठीक बात। नंबर 3, नंबर 3 पे कौन आएगा सर, नंबर 3 पे आएगा आपका सबसे फेवरेट बरखान बालू का स्तूप, कौन सा है, बरखान बालू का स्तूप, क्लियर, ठीक बात है सर। बरखान कैसे बनते हैं, पवन द्वारा, पवन द्वारा जो है वो मिट्टी का निक्षेपण, पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार रूप में कर दिया जाता है, तब बरखान बनते हैं, क्या बरखान बनते हैं, लिखो इसको, पवन द्वारा, पवन द्वारा रेत का निक्षेपण, निक्षेपण, निक्षेपण अर्धचंद्राकार रूप में कर दिया जाता है, अर्धचंद्राकार रूप में कर दिया जाता है, रूप में कर दिया जाता है, ऐसे पढ़ा दूंगा, सारी ज्योग्राफी किया जाता है, ठीक है। अर्धचंद्राकार, आधो चांद, आधो चांद देख रहे हो सर, आधो चांद देख रहे हैं, आधो चांद कदू गए थे मेरे, हाँ, एक तो वह आधो चांद, एक वह पूरो चांद, पूरो चांद तो है, आधो चांद तो यहाँ है, क्या गुरुजी देखो यहाँ होगा आधो चांद, ऐसे ओ वह आधो चांद, ठीक है। एक चांद वह जमा एकदम पतली पतली लीक सी दिखे, वो है ईद को चांद, दिखे कौन किन्ने आजकल, ठीक है। मैं बाद में बात करिए आधो चांद, ओ है आधो चांद, और एन ये पूरा कर दूं मैं, ओ हो गया पूरो चांद, क्या हो गया पूरो चांद, ठीक है। गुरुजी क्या बताओ है, पूरा चांद, पूरा चांद देखा है आपने, आपका जवाब होगा यस सर। अगर ये लाइव क्लास होती तो मजा आता क्लास का, आपका क्या जवाब होता कि हमने पूरा चांद देख लिया है। लेकिन ध्यान रखना विद्यार्थियों, पृथ्वी से कभी पूरा चांद दिखाई नहीं देता, पृथ्वी से पूरा चांद जो है वो कभी भी दिखाई नहीं देता, लगभग 58 या 59% हिस्सा इस चांद का दिखाई देता है, ठीक बात है। ओके सर, बहुत ही ज्ञान की बात बताइए थे माना, बिल्कुल। देखो अब बात करते हैं क्या सर है, हाँ बात समझ गया, ठीक है। करवा चौथ वगैरह में ध्यान है। अब बात करते हैं क्या, हाँ चांद चूंद उगे, हाँ चांद उगे यदि वे कहेगा आपको व्रत तोड़े, समझ में आ गई बात, हाँ बात समझ में आ रही है, ओके थैंक यू। अब बात करते हैं ये अर्धचंद्राकार है, अब अर्धचंद्राकार आकृति मैंने बना दी, बरखान पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार रूप में कर दिया जाता है। मान लीजिए इस प्रकार से हवा चल रही है, मान लीजिए इस प्रकार से हवा चल रही है, ठीक बात है, ओके सर, हवा चल रही है, ये हवा है, ये क्या है, हवा, हवा हवाई, हवा हवाई। देखो अब बात करते हैं सर, देखिए हवा चली, अब यहां पर क्या है, मिट्टी का निक्षेपण हो जाता है इस प्रकार से, यहां पर ये जो पार्ट है यहां पर क्या है, मिट्टी का निक्षेपण हो जाता है, ये उभरा हुआ पार्ट हो जाता है, उभर जाता है ये पार्ट, उभरा हुआ, ये पार्ट कैसा हो जाता है, उभरा हुआ, ठीक है। अरे इतनी मेहनत करा, मेरे डायग्राम पड़े दिखा दूंगी थान, 1 मिनट को बनाई दिया। यहां पर क्या है, ये भाग उभर जाता है, इसे बोलते हैं पवनमुखी डाल, क्या बोलते हैं इसे, पवनमुखी डाल, पवनमुखी डाल। और ये जो ढाल है इधर वाला, इसे बोलते हैं पवन विमुखी डाल, ये पवन चल रही है, इसके सामने वाला ढाल इसे बोलते हैं पवन विमुखी डाल, इसको बोलते हैं पवन विमुखी डाल, पवन विमुखी डाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, पवन विमुखी डाल, ठीक है गुरुजी। अब बात करेंगे यहां पर, ये जो ढाल होता है इधर वाला, ये ढाल जो होता है वो उभरा हुआ होता है, ध्यान देना, इसका
जो ढाल होता है ये मंद होता है, यानी पवन मुखी ढाल जो होता है वो कैसा होता है, मंद होता है कि तीव्र होता है। तीव्र का मतलब थे टिब्बे पर बैठ गया और एक ही दम तिसड़ गया, वो तो है तीव्र। और एक बार ढाल थोड़ा सा हौले हौले तो मैं पर बैठे हौले 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 तिसड़ होगा, ठीक है। अब बात करेंगे ये ढाल, ये कैसा होता है, ये मंद होता है। ये क्या होता है, ये मंद ढाल होता है। और ये कैसा होता है, तीव्र। ये कैसा होता है, तीव्र ढाल होता है। क्लियर, यहां तक कहानी समझ में आ गई ना, समझ में आ गई। ये प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न पूछता है। हालांकि ये जो उभरा हुआ भाग है, ये जो उभरा हुआ भाग है, ये उत्तल लेंस जैसा होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस जैसा, ठीक है। और ये जो अंदर वाला भाग है, ये जो अंदर वाला भाग है, इधर इधर वाला दसा हुआ भाग, दसा हुआ भाग, जो दसा हुआ भाग है, दसा हुआ भाग, ये होता है अवतल लेंस जैसा। दसा हुआ भाग क्या होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस जैसा होता है। ये होता है उत्तल लेंस जैसा। क्लियर, यहां तक कहानी समझ में आ गई ना, अरे पहले पढ़ की बात है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है। तो बरखान में क्या होता है, हवा राइट एंगल में ही क्या होता है, हवा का सॉरी मिट्टी का जमा होता है। यानी राइट एंगल में ही क्या है, राइट एंगल में ही क्या है, मतलब समकोण पे ही क्या है, मिट्टी का क्या होता है, जमा होता है। तो ध्यान रखना, बरखान भी एक अनुप्रस्थ का ही उदाहरण है। यानी हमने अनुप्रस्थ में क्या पढ़ा, अनुप्रस्थ में क्या पढ़ा, समकोण पर। समकोण पर क्या है, कोई अवरोध आ गया, मिट्टी का जमाव हो गया, ये हमने पढ़ा। बरखान में भी क्या होता है, ऐसे राइट एंगल में ही मिट्टी का जमाव होता है, यहां पर इस प्रकार से, इस प्रकार से। पहले पढ़ेगी बात, ओके थैंक यू। अब आपको दिखाता हूं डायग्राम, डायग्राम जाए इंपोर्ट फाइल्स, और ये रहा बरखान, ये रहा बरखान, देखो और दिखा था, बस इतने दिखाऊंगा छोटो करके। ये बरखान है, ये क्या है, बरखान है, देख लो, समझ आराम देख लो, प्यारू देख लो, और बरखान है। जैसे मान लीजिए ये हवा चल रही है, ये क्या चल रही है, हवा, ये हवा चल रही है, ठीक है। और ये इस प्रकार से बनता है, ये रहा, ये रहा इस प्रकार से। इसकी आगे की जो भुजाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा आगे निकली हुई होती हैं, और यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के बीच में चौड़ाई भी बहुत ज्यादा होती है। और बरखान जो होता है, इसकी हाइट जो होती है लगभग 10 से लेकर 25 मीटर तक होती है। 10 से 20 मान लो या 25 मान लो, एक ही बात है। यानी इसकी हाइट कितनी होती है, ऊंचाई, ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई, ऊंचाई होती है लगभग 10 से 20 या 25 मीटर, 20 लिख दिया, 20 या 25 मीटर, ठीक बात, ओके थैंक यू। अब बात करेंगे, ये आपके समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं कि बरखान जो होते हैं, ये बरखान जो होते हैं, प्यारे विद्यार्थियों बहुत खतरनाक होते हैं बरखान, ध्यान रखना। सबसे विनाशकारी, विनाशकारी होते हैं, विनाशकारी, विनाशकारी। क्यों गुरुजी विनाशकारी क्यों है, क्योंकि ये गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील, गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, यानी इनका ट्रांसफर बहुत जल्दी होता है, ट्रांसफर इनका बहुत ही जल्दी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलेंगे आपको, पहले पड़ेगी बात। तो ये गतिशील होते हैं, इसीलिए सबसे क्या विनाशकारी यानी घातक होते हैं। आपसे पूछ ले कि बताइए सबसे ज्यादा गतिशील, सबसे ज्यादा विनाशकारी, सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन से होते हैं, तो उत्तर होगा बरखान, उत्तर क्या होगा, बरखान। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक बात है सर। अब इनके क्षेत्र देखो, इनके क्षेत्र देखो, अब सर्वाधिक गतिशील होते हैं, तो इसी के कारण क्या होता है, बरखान के कारण क्या होता है, रेगिस्तान स्थानांतरण, या मरुस्थलीकरण बोल दो, रेगिस्तान स्थानांतरण, स्थानांतरण, या फिर बोल दो मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है प्यारे विद्यार्थियों बरखान। क्या है, बरखान, बरखान जो है वो उत्तरदायी है। फिर बात करेंगे अपन बरखान के बारे में, क्या कि आपका जो मरुस्थलीकरण होता है, मरुस्थलीकरण जो होता है इस प्रकार से, थोड़ा सा डायग्राम करके समझाता हूं आपको। ये मरुस्थलीकरण जो होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक बात। अब ध्यान देना, ये यहां पर आपका क्या है, मरुस्थल बैठा हुआ है, ये मरुस्थल है पूरा का पूरा, ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। अब बरखान जो है, बरखान के लिए भालेरी चूरू प्रसिद्ध है, बै बरखान बै भालेरी, बै बरखान बै भालेरी, भालेरी चूरू प्रसिद्ध है, ध्यान देना। अब जो मरुस्थलीकरण है, मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है, बरखान। ये प्रश्न पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान देना, ये जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, यानी रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, रेगिस्तान मार्च, रेगिस्तान मार्च, ये लो रेगिस्तान मार्च बोलते हैं। और ये जो रेगिस्तान मार्च है, ये मार्च से लेकर जुलाई, मार्च से लेकर सॉरी जून, जून मान लो, मार्च से लेकर जून तक चलता है। अब रेगिस्तान मार्च जो है, इसके लिए एक प्रसिद्ध गांव है नाचना। क्या है, नाचना, नाचना गांव कहां पर है, जैसलमेर, कहां पर है, जैसलमेर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि रेगिस्तान मार्च, रेगिस्तान मार्च के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, नाचना गांव। ऐसे याद रख लो कि रेगिस्तान जो है, यानी मरुस्थल जो है, वो आगे बढ़ता है नाच नाच कर, क्या है, डांस करता हुआ, डांस करता हुआ, समझ में आ गई ना बात। हाँ, काली तेरी चोटी है, परांदा तेरा लाल है, नाचना गांव, नाचना गांव। उसके बाद में ध्यान देना, अब आपसे पूछ ले कि मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, ये राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा की तरफ हो रहा है, तो ध्यान देना विद्यार्थियों, ध्यान देना इधर। यानी मरुस्थलीकरण हो रहा है इस तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ ठीक बात, ऐसे हो रहा है मरुस्थलीकरण। यानी मरुस्थल जो इस प्रकार बढ़ रहा है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या है, रेगिस्तान मार्च जो है वो किस दिशा में होता है, दक्षिण
पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये दिशा भी याद रखना भाई रे, उत्तर पूर्व। ये लो, बात करेंगे अब क्या सर, अब स्क्रीनशॉट ले लो और बात कर लेंगे हम इनके क्षेत्र की, बरखान के क्षेत्र की बात करेंगे। बरखान के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, ध्यान रखना। बरखान में जितनी भी बातें लिखी हैं सारी एग्जाम में टपकी हुई हैं, सारी एग्जाम में टपकी हुई हैं। और ध्यान देना यहां पर जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर अगर बरखान पूछेगा तो अगर विशेषताओं से प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, ओके ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है सर आगे बढ़े, ओके थैंक यू। हाँ बरखान समझ में आ गया ना। बरखान, बरखान ये अर्धचंद्राकार रूप में होते हैं, इनकी अर्धचंद्राकार आकृति भी पूछी जाती है कि अर्धचंद्राकार रूप में कौन से बालू का स्तूप होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने बताया कि बरखान जो है ये राइट एंगल पर ही बनते हैं, जैसे अनुप्रस्थ बनते थे, तो ये अनुप्रस्थ का ही उदाहरण है। बरखान जो है प्यारे विद्यार्थियों, यह अनुप्रस्थ का ही उदाहरण है। आपसे पूछा जाता है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बताइए बरखान जो है वो किस प्रकार का बालू का स्तूप है, तो ध्यान देना अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। आगे बढ़ जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चर्चा करेंगे हम इनके क्षेत्र की चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। क्षेत्र में मैंने बार बार बोला है भालेरी भालेरी भालेरी, बस वही है, बार बार बोला मैंने। देखो क्षेत्र की बात करें तो ध्यान देना पहले विद्यार्थियों, क्षेत्र में बात आएगी सबसे पहले। अब इसमें क्षेत्र विशेष पूछता है, गांव पूछ लेता है भालेरी, भालेरी गांव बहुत प्रसिद्ध गांव है, मैं तो गई है, भालेरी चूरू, भालेरी चूरू और लियो भालेरी चूरू, ठीक बात है। मेरे बेली रेड है, बेली बेली समझ गया, हाँ दोस्त तो समझ गया। भालेरी चूरू, भालेरी चूरू, चूरू में मेरा भाईला रहता है, क्या भाईला, ठीक बात है। अब बात करेंगे भालेरी चूरू, याद रखना भालेरी, भालेरी में बरखान, भालेरी में बरखान, भालेरी में बरखान, तो ध्यान रखना भालेरी चूरू में है, भालेरी चूरू में है, पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है ये। उसके बाद में ध्यान देना भालेरी चूरू लिख दिया मैंने, उसके बाद में लिख दो आप शेखावाटी क्षेत्र लिखा है मैंने, तो लिख दो सिक्कर, नीम का थाना, क्या लिख दो नीम का थाना, कठे हो नीम का थाना है सिक्कर में। कोई टाइम में खुद जिलो भी हो, कोई टाइम में खुद में एक जिलो भी हो, वर्तमान में सिक्कर में पक्ष मिला दिए बोली ना। देखो अब बात करेंगे क्या, नीम का थाना सिक्कर हो गया, और झुंझुनू में भी मिलेगा आपको ये, झुंझुनू झुंझुनू। लेकिन प्रमुख तौर पर ध्यान देना यहां पर मैं लिखता हूं ओसिया, क्या ओसिया, और ओसिया बहुत प्रसिद्ध है कल सर में। ओसिया क्या है, जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण लगाऊं क्या, जोधपुर ग्रामीण, कहीं गुरुजी ना लगाओ, हाँ ग्रामीण गुरुमीण को नहीं है भैया, जोधपुर ये सीधे ओसिया जोधपुर। फिर ध्यान देना क्या आपका देशनोक, क्या देशनोक, करणी माता, ओहो करणी माता डोकरी, देशनोक, देशनोक। उसके बाद में लूणकरण सर, क्या है लूणकरण सर, लूण है करण सर, राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लूणकरण सर, ध्यान देना। उसके बाद में यहां पर ये कहां पर है, ये बीकानेर, ले लो क्या है बीकानेर। उसके बाद में आप एक जिला और भी लिख सकते हो, सूरतगढ़, एक मिनट भाई, सूरतगढ़ गंगानगर में, बस इतना जिला याद कर लो, मेरे कहने कर लो। अठू प्रश्न आ भी, अठू प्रश्न आवे, यहाँ से प्रश्न आते हैं भालेरी, तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, नीम का थाना सिक्कर में। अब ध्यान देना, अब कई बार वो क्या है, कई बार वो क्या है ऐसे भी पूछ लेता है कि बरखान सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो उत्तर, उत्तर होता है शेखावाटी। कई बार वो जिले नहीं देता, कई बार वो क्या है स्थान विशेष भी नहीं देता, कई बार वो सीधा क्षेत्र पूछ लेता है कि बरखान सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो शेखावाटी, क्या है शेखावाटी। ये भी याद करवा देता हूं, ये भी याद करवा देता हूं, क्या याद करोगे तुम, देखो मैंने लिखा बरखान, मैंने लिखा बरखान, ठीक है गुरुजी लिख दियो, ठीक है। मैंने लिखा शेखावाटी, मैंने लिखा शेखावाटी, शेखावाटी, ये लो मैंने क्या लिखा शेखावाटी। सर बार बार क्यों लिख रहे हो, अरे याद करो। देखो एक तरफ तो है बरखा, एक तरफ है बरखा, एक तरफ है शेखा, एक तरफ है बरखा, एक तरफ है शेखा, एक तरफ है बरखा नाम की लड़की और एक तरफ है शेखा नाम वो लड़को, ठीक बात। तो बरखा शेखा, बरखा शेखा की जोड़ी मिलानी है, बरखा शेखा की जोड़ी मिला दो, बरखा शेखा, बरखा शेखा, टंटा ही खत्म हो गया। ध्यान देना ये आपके ध्यान देना, बरखान पूछता है कि शेखावाटी क्षेत्र में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों, बरखान शेखावाटी। क्लियर, यहां तक मामला क्लियर हो गया ना। अरे बहुत गजब की क्लास चल रही है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। 1 सेकंड का समय, क्या हो गया ये इधर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया काम हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखो बरखान, अब बरखान से मिलता जुलता एक बताता हूं, ध्यान देना, पैराबोलिक, क्या है पैराबोलिक, 1 2 3 4, हाँ 4 नंबर, पैराबोलिक, पैराबोलिक,
इन्हें परवलयाकार भी बोलते हैं, परवलयाकार, परवलयाकार। अरे क्लास देखना, आप अपने दोस्तों को दिखाना, इतनी जबरदस्त क्लास है जो मजा आ जाएगा आपको। पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये लो पैराबोलिक बालू का स्तूप। दिमाग में सीधा शेव हो रहा है, दिमाग में सीधा सीधा सप रहा है। एक बार नहीं 2 बार देख लो, एक बार नहीं 2 बार देख लो। पेपर से पहले देखना नहीं पड़ेगा। पेपर से पहले आपको ना तो आपको नोट्स देखने पड़ेंगे, ना मेरी क्लास देखनी पड़ेगी। बस 2 बार यहां देख लेना, आपको जिंदगी भर जो है वो बालू का स्तूप सताएंगे नहीं। पैराबोलिक बालू का स्तूप। सर पैराबोलिक बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है? पैराबोलिक बालू का स्तूप जो है इनका निर्माण कैसे होता है? तो ध्यान देना, ये क्या काम करते हैं? ये जैसे बरखान बनते हैं वैसे बनते हैं, लेकिन बरखान के विपरीत बनते हैं, बरखान के विपरीत बनते हैं, बरखान के विपरीत। जैसे बरखान बनते हैं उनके विपरीत बनते हैं। तो बरखान के विपरीत कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? तो ध्यान देना, पैराबोलिक। क्या बनते हैं? पैराबोलिक बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब बरखान कैसे बनाया था? बरखान कैसे बनाया था दिखाओ तो सही। ये लो बरखान, अरे ये लो बरखान, क्या है? ये रहा, ये बरखान है। मैं लिख देता हूं खान है, और बरखान में हवा चला है, स्पीटम ऐसे चलती है हवा। अब ध्यान देना, बरखान के विपरीत बनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हवा चलेगी ऐसे, हवा चलेगी ऐसे, आकृति बनेगी बिल्कुल ऐसे। लेकिन ध्यान देना पैराबोलिक जो है, पैराबोलिक जो है ध्यान देना, पैराबोलिक जो है ये इनके आगे की जो भुजा होती है ये इतनी क्या है, बाहर निकली हुई नहीं होती। यानी ये जो कर्व है, कर्व जानते हो अपने जो मोबाइल आते हैं आजकल, उनमें आते हैं ना कर्व डिस्प्ले। क्या है? कर्व डिस्प्ले। तो ध्यान देना, ये जो इनका मुड़ाव है, इन बरखान में तो ये ज्यादा है, इनकी भुजा आगे ज्यादा निकली हुई है, लेकिन वहां पर ज्यादा नहीं निकलेगी। तो विद्यार्थियों, तो कैसे? देखो अभी देखो, ओ की है, ओ है पैराबोलिक। क्या है? पैराबोलिक है। ठीक है, हवा चलेगी ऐसे, हवा चलेगी ऐसे, मान लो पता चलेगी। ये लो, तो बरखान के विपरीत बनते हैं। बरखान तो बनते हैं ऐसे, है ना, ऐसे बनते हैं, और ये बनते हैं ऐसे, अंदर हवा चलती है, अंदर हवा चलती है, बनते हैं ऐसे। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, महिलाओं के बालों में लगने वाली हेयर पिन, हेयर पिन की आकृति होती है इनकी, हेयर पिन के समान होते हैं, के समान होते हैं। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार ही पूछ लिया कि बताइए हेयर पिन के समान कौन से बालू का स्तूप होते हैं? तो उत्तर क्या होगा? पैराबोलिक। क्या होगा? पैराबोलिक उत्तर होगा। ये लगभग संपूर्ण राजस्थान में ही पाए जाते हैं। संपूर्ण राजस्थान का मतलब ये नहीं हो गया कि अरावली के पूर्व में भी मिलेंगे। ध्यान देना, ये मरुस्थलीय जो जिले हैं वहां पर लगभग संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, स्टेटमेंट कई बार ये भी आ जाता है कि पैराबोलिक जो है ध्यान देना, ऐसा स्टेटमेंट आता है कि पैराबोलिक जो है वो संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, अरावली के पूर्व में क्या है? मरुस्थल है ही नहीं। जयपुर वगैरह इधर को छोड़ दो, क्योंकि यहां पर तो मरुस्थल का स्थानांतरण हो रहा है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ो। हाँ, मरुस्थल का स्थानांतरण जो है मैंने आपको बताया, चूरू भालेरी होता हुआ अपने हरियाणा तक, हिसार तक, इधर क्या है अपने मरुस्थल का स्थानांतरण हो चुका है। ध्यान देना इस बात का। अब बात करेंगे महिलाओं के बालों में लगने वाली हेयर पिन के समान आकृति होती है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, अब बात करता हूं इसके क्षेत्र, बात करेंगे इसके क्षेत्र की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो क्षेत्र क्या होते हैं सर, ये लगभग क्या, संपूर्ण मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं, यानी संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। अल्यो, जिला याद करना ही कोनी, पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, विशेष रूप से ये गंगानगर में देखने को मिलते हैं। ये लो, विशेष कहीं नहीं पढ़ा होगा, विशेष रूप से गंगानगर में देखने को मिलते हैं। तो गुरु जी थे क्या, बताइए। अरे मैं पढ़ रहा, विशेष रूप से गंगानगर में देखने को मिलते हैं। लेकिन वैसे स्टेटमेंट सही है कि संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गंगानगर में थोड़े ज्यादा है, गंगानगर में थोड़े ज्यादा हैं। अब ध्यान देना क्या, कि ये वनस्पति के अवरोध, यानी पेड़ पौधों के अवरोध से बनते हैं। ध्यान देना इस बात का, क्या, कि ये वनस्पति के हैं, बस है, अवरोध से बनते हैं। मुख्य जो है मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये वनस्पति के अवरोध से बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब यहां पर अब ध्यान देना क्या, कि महिलाओं के बालों में लगने वाली हेयर पिन। मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं नोट लगा के, सर क्या लिखोगे, याद करवा दूंगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे, कि गंगा नाम की कोई लड़की है। क्या है? गंगा नाम की कोई लड़की है। तो गंगा अपने पति के लिए, पति मतलब वनस्पति, गंगा अपने पति के लिए बालों में क्या लगाती है? हेयर पिन।
क्या लगाती है? हेयर पिन लगाती है। टंटा ही खत्म हो गया कि गंगा जो है, गंगा मतलब गंगानगर है, पति मतलब वनस्पति, क्या लगाती है? हेयर पिन लगाती है, मतलब अपने पति के लिए ही क्या क्या करती है? सजती संवरती है। आपने वो गाना सुना होगा, तेरा, हाँ, तेरा सजना सवरना बिन साजन के बेकार है, तेरा सजना सवरना बिन साजन के बेकार है। तो ध्यान देना, यहाँ पर साजन पति होगा तभी तो सजना सवरना क्या है? अच्छा लगेगा। तो विशेष रूप से क्या है? गंगानगर में पाए जाते हैं, विशेष रूप से गंगानगर में पाए जाते हैं। पैराबोलिक खत्म हो गया, पैराबोलिक खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया होगा, आगे बढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं सर, क्या नेक्स्ट आता है अपना छठा नंबर। छठा नंबर आता है क्या? पैराबोलिक। पैराबोलिक के बाद में बता देता हूं आपको मैं, सीफ। क्या है? सीफ। सीफ की प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, इसकी एक ही भुजा होती है, एक ही भुजा होती है, एक ही भुजा। ये लो, क्या होती है? एक ही भुजा, एक ही भुजा होती है इसकी, ठीक है। हाँ, एक मतलब यह मान लो एक हाथ को नहीं होंगे, एक ही भुजा होंगी। ये बनते कैसे सर? ये जो क्या है, हवा के अनियमित प्रवाह से बनते हैं। हवा के अनियमित प्रवाह से बनते हैं। वैसे तो हवा के अनियमित प्रवाह से तारास्तूप बनते हैं भाई, तारास्तूप बनते हैं। छोड़ो इसको, हाँ, समझ में आ गया ना? यहां पर देखो, अगर पढ़ा हुआ होता है दिमाग क्लिक करता है। एक ही भुजा होती है इनकी। ध्यान देना, ये बनते कैसे हैं? ये बरखान की तरह बनते हैं। क्या बनते हैं? बरखान की तरह बनते हैं। सर कैसे? जैसे मान लीजिए बरखान है, ये बरखान है आपका, ये बरखान है, ये बरखान है, बरखान की तरह ही बनते हैं। लेकिन जब जब बरखान क्या होता है? ऐसे ऐसे हवा चलती है, ऐसे हवा चलती है। लेकिन ये क्या क्या काम करता है? हवा जो है, हवा का रुख बदल जाता है। हवा के रुख बदलने से बनते हैं, हवा के रुख बदलने से बनते हैं, हवा के रुख बदलने से ये लो, बदलने से बनते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार हवा चल रही है तो क्या बनेंगे? बरखान बनेंगे। अब चांस की हवा बदल गई, भी आपने किया क्या? हवा की फितरत है, चांस की बदल जाए जी, हम मौसम बदल जाए। हाँ ठीक है, अब बात करेंगे कैसे सर। मान लीजिए हवा ऐसे चल रही है, अब हवा चलने लगी ऐसे, यही हवा ऐसे चलने लगी तो बरखान का ये जो पार्ट होता है, ये वाला भाग, ये अवरुद्ध हो जाता है और जो आगे का पार्ट है वो बन जाता है। ये पार्ट है वो कम बनता है, ये पार्ट कम बनता है और आगे का पार्ट है वो आगे बढ़ जाता है। ये लो, आगे का पार्ट आगे बन जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? ये पार्ट है वो इधर और बनना चाहिए था लेकिन बना नहीं। इस प्रकार हवा चलती है, मतलब समानांतर, मतलब है समानांतर चलती है। इसलिए ध्यान देना कि शीप जो है वो अनुदैर्ध्य यानी रेखीय बालू का स्तूप का उदाहरण है। रेखीय बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? समानांतर बनते हैं। तो शीप भी क्या है? समानांतर बनते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो ध्यान देना, यह अनुदैर्ध्य का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य या बोल दो रेखीय, बोल दो अनुदैर्ध्य है, रेखीय का उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रश्न पूछा जाता है। और पैराबोलिक जो है, ध्यान देना, इधर आओ। पैराबोलिक भी हमने पढ़ा था क्या सर? पैराबोलिक जो है ये भी क्या है? ये बरखान की तरह बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी राइट एंगल पर बनते हैं, राइट एंगल यानी समकोण पर बनते हैं। तो पैराबोलिक भी किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ। किसका है? अनुप्रस्थ का उदाहरण है। ये लो, अनुप्रस्थ का उदाहरण है। तो अनुप्रस्थ के उदाहरण कितने आ गए? एक तो बरखान आ गया, एक पैराबोलिक आ गया, और ध्यान देना अनुदैर्ध्य का कौन सा उदाहरण है? अनुदैर्ध्य का, ये लो, अनुदैर्ध्य का कौन सा उदाहरण है? शीप। कौन सा है? शीप। अनुदैर्ध्य का मतलब हो गया समानांतर। हवा समानांतर चलती है फिर बनते हैं ये ऐसे। एक भुजा का विकास अवरुद्ध हो जाता है और फिर एक भुजा आगे की ओर निकल जाती है, एक भुजा आगे की ओर निकल जाती है। ये आपका बन गया शीप। क्या बन गया? शीप। आगे बढ़ेंगे, टाइम कितना होगा? एक मिनट और कर जा। देखो भाई, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तारास्तूप। क्या करते हैं? तारास्तूप, ये लो, तारास्तूप जो है ये तारानुमा आकृति होती है। कैसी होती है? तारानुमा आकृति होती है। पता ही है, तारा, स्टार है ना, स्टार जैसा लगता है, ये स्टार जैसा लगता है प्यारे विद्यार्थियों। क्या खुल गए? कहां गए वो? पीछे कैसे आएगा सर? यहाँ पर हाँ ठीक है, बोला रहेगा तो बहुत ज्यादा। देखो इंपोर्ट करना है ना फाइल्स। हाँ, ये रहा। देखो भी, ये तारानुमा, ये होता है तारानुमा। ऐसे स्टार की जैसी आकृति आ जाती है, तारानुमा बनते हैं। इसमें क्या होता है? हवा अनियमित बहती है, ये लो, हवा क्या करती है? अनियमित बहती है, अनियमित हवा का भाव होता है, इसीलिए बनते हैं। मतलब कद्दी हवा इया, कद्दी इया, और कद्दी इया, और कद्दी इया, और कद्दी इया। क्या गुरु जी? इया के वे आ भाषा है। देखो, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो इस प्रकार स्टार की आकृति हो जाती है। तारानुमा बालू का स्तूप जो है, ध्यान देना, तारानुमा बालू का स्तूप के क्षेत्र पूछता है आपसे। क्षेत्र ध्यान रखना कौन से हैं? तो एक तो जैसलमेर याद रखना, जैसलमेर, क्या? जैसलमेर। और जैसलमेर में याद रखना क्या? मौनगढ़, क्या? मौनगढ़, ये लो, मौनगढ़। एक सोनगढ़ भी है, मौनगढ़, सोनगढ़, बस एक याद रख लो। उसके बाद में ध्यान रखना अपने आएगा गंगानगर। क्या आएगा? गंगानगर, गंगानगर में ध्यान रखना क्या? गंगानगर में ध्यान रखना क्या कि गंगानगर में आपसे पूछता है वो सूरतगढ़। क्या है? सूरतगढ़,
सूरतगढ़ जो फेमस है वो किसके लिए? तारा स्तूप के लिए। किसके लिए? तारा स्तूप के लिए। और फिर एक याद रखो, रख लिया बीकानेर सागे है जी, छोड़ो फिर बीकानेर गंगानगर का नहीं है, दूसरी जोड़ी। ठीक है, तो ये आपका हो गया तारा स्तूप। तारा स्तूप, बालू का स्तूप जो है वो जो सूरतगढ़ में बनते हैं, और आपका मोहनगढ़ सोनगढ़ में बनते हैं, और बीकानेर। क्या है बीकानेर? ये दो जिले तो बहुत ज्यादा फेमस है, दो जिले बहुत ज्यादा फेमस है। पूछा जाता है पेपर में, देखो अगर आपसे पूछे कि तारा स्तूप बालू का कहां पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक प्रायोरिटी किसको देनी है? जैसलमेर, उसके बाद में सूरतगढ़। ये जगह है, ये सूरतगढ़ पूछता है, सीधा पेपर में आता है। एक बार आया था ये पूछा गया था कि तारा स्तूप कहां है, ऑप्शन में था सूरतगढ़। क्या था? सूरतगढ़। तो ध्यान रखना, ये सूरतगढ़ इंपॉर्टेंट है। अब याद करवाता हूं कैसे, कैसे याद रखो। देखो कि अपन बात करते हैं ना, कभी कहते हैं ना किसी को, हाँ, कह तेरी सूरत कैसी है? चांद तारे जैसी। कैसी है? चांद तारे जैसी। किसी को लुभाना हो तो कह तेरी सूरत तारा वर्गी लगा है। क्या वर्गी लगा है? तू बिल्कुल तारा वर्गी लगने लग रही है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात? ओके, तो यहां पर सूरत से कनेक्ट करना है, सूरत से कनेक्ट करना है। मोहन, मोहन की सूरत तारे जैसी, मोहन की सूरत तारे जैसी। ये लो, खत्म हो गया मामला, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मोहन की सूरत, मोहन की सूरत कैसी? तारे जैसी। मोहन की सूरत तारे जैसी, हाँ, तारे जैसी। क्या गुरु जी कदी तो थे को कि तुम दुधनी वर्गी लगे, कदी को थे तारा वर्गी लगे। अरे याद हो जो थारे। देखो, मोहन की सूरत तारे जैसी, मोहन का मतलब मोहनगढ़, सूरत का मतलब सूरतगढ़, तारा मतलब तारा, तारा स्तूप, तारा स्तूप। याद रखना, कहने का मतलब हो गया तुम तारा मतलब तारा वर्गी लगे, चांद वर्गी लगे, है ना। अपन क्या करते हैं, किसी को क्या करते हैं, अपने प्रभावित करते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं, तो कहते हैं ना, हाँ, इंप्रेस करना चाहते हैं। और बाद में जद के पकड़ीजिए नहीं, जद कहे मैं थोड़ी मैसेज करो, सॉरी करो पहली। ठीक है, हाँ, चल समझ आ गई। तो मोहन, मोहन, मोहनगढ़ हो गया, सूरतगढ़ हो गया, तारा, तारागढ़ हो गया। ये आपका क्या है? तारा स्तूप कंप्लीट हो गया। तारा स्तूप इज कंप्लीट, तारा स्तूप इज कंप्लीट। यहां से प्रश्न आता है कि हवा के अनियमित बहने से कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? स्टार, स्टार टाइप। कौन से? स्टार टाइप। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब नेटवर्क बालू का स्तूप बचे हैं, अवरोधी बालू का स्तूप बचे हैं। टाइम की कमी है, 2-3 बालू का स्तूप मैं और करवाना चाहता था, लेकिन करवा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगली क्लास जो है वो वेटिंग में है, क्योंकि अभी टाइम हो गया सर का 5 मिनट वैसे भी लेट है। ओके, थैंक यू। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताओगे प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट किया करो यारो, कमेंट करने से क्या है, हौसला बढ़ता है टीचर का। कितनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं आपको, पूरे दिन क्लास चलती है, लेकिन फिर भी आपके लिए क्या करता हूं मैं, ये चीजें लेके आता हूं। अगर क्लास पसंद आती है तो कमेंट करो, हाँ, अच्छी नहीं लगती है तब भी कमेंट करो कि सर आपकी क्लास थोड़ी अच्छी नहीं है, हाँ, ये कमी है, ये कमी है, बताया करो यार। कमी बताओ मुझे, कमी बताओगे तभी तो मैं सुधार करूंगा, है ना। ठीक बात है ना, हम मिलकर काम करेंगे तभी तो मामला चलेगा अपना। ठीक है, मैं पढ़ाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू विद्यार्थियों, मिलते हैं, जय हिंद। अगली क्लास में मिलेंगे फिर। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद विद्यार्थियों।